Hello guys, myself Manish Patil. I'm a lecturer of computer in Vasisth Genesis School, बारडोली। तो चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कल का फर्स्ट लेक्चर फिनिश होने के बाद आज हम लोग चैप्टर 6 का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या वो समझाने वाला हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया। ओके, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, जिसका फर्स्ट लेक्चर मैंने कल लिया था। कल के लेक्चर में मैंने बस आपको सिर्फ परिचय बताया, इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बराबर। तो आज के पूरे सेशन में, आज के पूरे वीडियो सेशन में ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो आज हम जो ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले और क्लास के बारे में सीखने वाले, इसके मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल समझाऊंगा। बराबर। अभी इसका कंप्यूटर के साथ क्या कनेक्शन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोगों को हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर ये टॉपिक सीखना है तो अभी पहले मैं आपको ये टॉपिक समझने के लिए इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। ओके, हमारे बुक के अंदर भी उन्होंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ते सबसे पहले, वास्तविक વિશ્વમાં ઓબ્જેક્ટ એ આ દુનિયા જે વસ્તુઓ વડે બનેલી છે। વાસ્તવિક વિશ્વમાં ઓબ્જેક્ટ એ આ દુનિયા જે વસ્તુઓ વડે બનેલી છે। In the real world, objects are the entities of which the world is comprised। मतलब क्या है कि इस दुनिया में दिखने वाली हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, इतना आप समझ लो। जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। आप, मैं, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, एवरी हर चीज़ वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग देख सकते हैं या फिर जिसे हम लोग छू सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा थियरी आप ध्यान से सुनो, समझो। क्या लिखा है कि इस विश्व में, वास्तविक विश्व में ऑब्जेक्ट ए आ दुनिया जो वस्तुओं बड़ी बनेली है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कितनी सारी थिंग्स है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो टोटली सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है। हमारा रियल मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं? सही मायने में अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बताओगे? कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसका हमारे कंप्यूटर या जावा के साथ क्या कनेक्शन, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है वास्तविक विश्वમાં ऑब्जेक्ट એ આ દુનિયા જે વસ્તુઓ વડે બનેલી છે। આમાંની કેટલીક વસ્તુઓ વ્યક્તિ, કાર કે કોફીના પ્યાલા જેવા ભૌતિક સ્વરૂપમાં હયાતી ધરાવે છે। क्या लिखा है? इन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर द एंटिटीज ऑफ विच द वर्ल्ड इज कंप्राइज। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंक्रीट थिंग लाइक पर्सन, कार और कॉफ़ी कप। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, भौतिक स्वरूप में हयाती धरावे छे। और जिसके एग्जाम्पल भी उन लोगों ने दिए, जैसे कि पर्सन, कार और कॉफ़ी कप। जैसे कि देखो मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया है, ये पर्सन को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। कार को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। और कॉफ़ी का कप, इसे भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब यहाँ पे मैंने जितने भी फ़ोटो डाउनलोड किए ना, वो टोटली सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल पे पड़ी हुई हर एक चीज़, बुक्स हो गया, ग्लासेस हो गए, बुक्स हो गया, चश्मा हो गया, जो भी कुछ है, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको छू सकते हैं, तो ये टोटली सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑब्जेक्ट्स है, जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, ना जिसे हम लोग देख सकते हैं, ना उसे हम लोग छू सकते हैं, बस उसको खाली फील कर सकते हैं। जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो वही देखो लिखा हुआ है कि आमानी કેટલીક वस्तुओं व्यक्ति, कार के कॉफ़ीना प्याला जेवा भौतिक स्वरूप में हयाती। भौतिक मतलब जिसको हम लोग फिजिकली चेक कर सकते हैं, उसको भौतिक कहा गया है। और अन्य वस्तुओं अमूर्त स्वरूपे, अमूर्त मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग छू भी नहीं सकते। तो वो लिखा है, आप आगे पढ़ो। अन्य वस्तुओं अमूर्त स्वरूपे एब्स्ट्रेक्ट होई शके छे कि जेने स्पर्श न करी शकाय अथवा जोई न शकाय। उदाहरण तरीके तारीख अने समय।
इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पर्सन, कार और कॉफ़ी कप, बट अदर ऑब्जेक्ट्स में बी एब्स्ट्रैक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दैट डू नॉट रिप्रेजेंट थिंग्स विच कैन बी टच और सीन, जिसे हम लोग टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, कंसेप्ट लाइक डेट एंड टाइम, क्योंकि डेट और टाइम ये कोई चीज़ नहीं है, वो कोई फिजिकली थिंग्स नहीं है जिसे हम लोग देख सकते हैं। डेट और टाइम ये बस एक कंसेप्ट है, वो खाली फील है कि आज कौन सी डेट है, आज संडे है, आज 12 तारीख है, आज 13 है। ये बस हम हमारे मन के कुछ कंसेप्ट है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। वो कोई थिंग नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं, वो कोई फिजिकली ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसे हम लोग देख सकते। डेट को कोई छू नहीं सकता, टाइम को कोई छू नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है गुजराती के अंदर अगर कहूँ तो, एक भौतिक और दूसरा है अमूर्त। भौतिक मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरा मतलब अमूर्त, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हवा, ओके, हवा भी किस में आएगी? अमूर्त में आएगी, क्योंकि हवा को हम लोग छू नहीं सकते, बस खाली वो एक फील है। हैप्पीनेस हो गया, ओके, एक फीलिंग्स होती है, हमारी फीलिंग्स जो होती है ना, वो फीलिंग्स क्या होती है हम लोग छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट में आती है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि पर्सन, कार और कॉफ़ी कप, ये कौन सी चीज़ें? कंक्रीट थिंग्स, ये भौतिक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में कौन आता है? एग्जाम्पल, डेट एंड टाइम। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में डेट और टाइम का एग्जाम्पल दिया है। तो आप लोगों को दूसरे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद रखने भी नहीं है, आप लोगों को वही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं। बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यू पूछा भी जाता है तो हम लोगों को ऐसे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने, हम लोगों को हमारे बुक के ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे कि उन लोगों ने भौतिक के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिए हुए? पर्सन, कार और कॉफ़ी का कप। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है? डेट एंड टाइम। तो बस हम लोगों को यही याद रखना है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद रखने नहीं है। ओके, तो ये हुआ एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। देन आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्लास क्या होता है, व्हाट इज़ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको छू सकते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बराबर। वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। सेकंड में क्या है? क्लास। व्हाट इज़ क्लास, क्लास किसे कहते हैं, तो क्लास का डेफिनेशन क्या है, हम लोग क्लास किसे बोलेंगे। तो देखो आपको क्लास क्या होता है वो समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ना दो अलग अलग क्लास क्रिएट किए। आप स्लाइड को समझो, इमेज को समझो। क्लास के अंदर मैंने क्या किया, दो हिस्सों में इसको बांट दिया। जो पहला पार्ट है उस मैंने पहला पार्ट बनाया एनिमल क्लास, और दूसरा बनाया मैंने बर्ड क्लास। अभी ये जो पूरा क्लास है ना वो एनिमल का क्लास है, और ये जो सेकंड है ना वो बर्ड का क्लास है। अब इस क्लास के अंदर ये पूरे क्लास का नाम मैंने क्या रखा? एनिमल, और इस पूरे क्लास का नाम मैंने क्या रखा? बर्ड्स। अब एनिमल्स के अंदर कौन आएगा? एनिमल्स ही आएंगे, और बर्ड्स के अंदर कौन आएगा? बर्ड्स ही आएंगे। तो ये हुआ बर्ड्स का एक डिफरेंट क्लास, और ये हुआ एनिमल का एक डिफरेंट क्लास। अब इसके अंदर जितने भी एनिमल्स है ना, वो हर एक एनिमल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये टाइगर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, एलिफेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, कैमल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, लायन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको पूछा हो कि इस क्लास के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एनिमल नाम का क्लास है, ओके, एनिमल नाम का क्लास है, और एनिमल क्लास के अंदर टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है। मतलब यहाँ पे हर एक एनिमल खुद एक अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक सेकंड क्लास है बर्ड्स नाम का, ये डिफरेंट क्लास है। एनिमल क्लास से ये क्लास थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे हर एक बर्ड एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको हर एक इमेज काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे टोटल 18 ऑब्जेक्ट्स हैं। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे हर एक बर्ड अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स क्या कि एनिमल का डिफरेंट क्लास और बर्ड नाम का एक डिफरेंट क्लास, और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो बताओ मुझे क्लास के डेफिनेशन आप अपने हिसाब से क्या क्रिएट करोगे कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो तो उसका एक क्या बनता है? क्लास बनता है। लेकिन और एक चीज़ आपको उसके अंदर कॉमन होनी चाहिए, एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि क्या, देखो एनिमल क्लास के नीचे मैंने क्या लिखा है, अभी एनिमल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मतलब एट्रीब्यूट्स मतलब लाक्षणिकता, कि एनिमल्स के पास क्या होते हैं? 4
लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। इसके पास भी 4 लेग्स है, इसके पास भी 4 लेग है, इसके पास भी 4 लेग, या मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है हर एनिमल के पास 4 लेग है। तो ये क्या हुआ है, उसकी लाक्षणिकता है, ये उसकी एट्रीब्यूट है, बराबर। इसका मतलब कि ये सारे एट्रीब्यूट्स किसके पास है, एनिमल के पास है। लेकिन बात करूँ बर्ड्स की, तो बर्ड्स के पास 4 लेग्स नहीं होते, तो उसकी एट्रीब्यूट अलग है। तो बर्ड्स के पास क्या है, उसकी लाक्षणिकता अलग है, उसको 2 लेग्स है एंड 2 विंग्स है। इसका मतलब कि इसकी लाक्षणिकता और इसकी लाक्षणिकता, इसके एट्रीब्यूट्स और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, डिफरेंट है। तो जब सेम एट्रीब्यूट्स अगर होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो क्लास कहा जाएगा एनिमल का। और बहुत सारे बर्ड्स है, उनके सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो क्लास कहा जाएगा बर्ड्स का। अगर यहाँ से अगर कोई एनिमल इस क्लास में से, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इस क्लास में से निकलकर इस क्लास में आ जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल क्लास में से कोई एनिमल इस क्लास से निकलकर दूसरे क्लास में चला जाता है, इट मीन्स बर्ड्स वाले क्लास में आ जाता है, तो क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स और बर्ड्स के एट्रीब्यूट्स मैच नहीं होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर वो बर्ड क्लास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? या फिर यहाँ से अगर कोई बर्ड उड़ते उड़ते इस क्लास में आ जाता है, तो क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स इस एट्रीब्यूट्स इन ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास 4 लेग्स है और बर्ड्स के पास तो 4 लेग नहीं होते, उनके पास 2 लेग्स होते हैं। इसका मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स और एनिमल के एट्रीब्यूट्स क्या हो रहे, मैच नहीं हो रहे, तो फिर ये एनिमल क्लास नहीं कहा जाएगा। ये एनिमल क्लास तभी कहा जाएगा जब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स सेम होने चाहिए। समझ में आपको? एट्रीब्यूट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे अगर एक आध एनिमल भी ऐसा आ जाता है जिसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, तो फिर ये क्लास एनिमल क्लास नहीं कहा जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना। तो यहाँ पे ये कौन है, ये सारे एनिमल अपने आप में ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे ये कौन है, ये सारे बर्ड्स अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो दोनों साइड एरो करके लिखा है ऑब्जेक्ट। और इन सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स क्या है, सेम है, क्योंकि सभी के पास 4 लेग्स है। उसी तरह यहाँ पे जो बर्ड्स है, इन सभी के पास एट्रीब्यूट्स क्या है, सेम है। तो जब सेम एट्रीब्यूट्स होंगे और सेम एट्रीब्यूट्स का एक पूरा ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा, तभी वो क्लास कहलाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए बर्ड्स नाम का क्लास कहला रहा है। यहाँ पे भी सेम थिंग है कि यहाँ पे सभी जो ऑब्जेक्ट्स है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स इक्वल है, सेम है, सभी के पास 4 लेग्स है, इसीलिए यहाँ पे ये एनिमल नाम का क्लास कहला रहा है। तो अभी क्लास की डेफिनेशन और क्या हो सकती है, आपको अगले स्लाइड में मैं और बेटर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इस स्लाइड में आप सिर्फ इतना ही समझो कि यहाँ पे मैंने एक एनिमल नाम का क्लास बनाया और यहाँ पे मैंने बर्ड्स नाम का क्लास बनाया। यहाँ पे ये सब एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पे सब बर्ड्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। अगली स्लाइड में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी बात करते हैं ह्यूमन क्लास की। पिछली स्लाइड में ह्यूमन नहीं था, एक एनिमल का था और एक बर्ड्स का था, लेकिन अभी इस स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने और एक क्लास बनाया ह्यूमन नाम का। तो ह्यूमन नाम का क्लास बनाएंगे तो देखो, अभी ये इमेज देखो, इस इमेज के अंदर आपको जितने भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं वो सब ह्यूमंस है। ओके, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, छोटी लड़की हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, यंग हो, जो भी हो, वॉट एवर, उनकी एज हम लोग मायने नहीं करती, लेकिन ये है तो ह्यूमंस ही। यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छोटा सा बच्चा भी है, ऐसे टोटल 8 पर्सन है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा एज के है, ये ज़्यादा एज के है, ये बूढ़े लग रहे हैं, बूढ़ी लग रही है, ये आंटी, ओके, जो भी है, छोटे बच्चे, वॉट एवर जो भी हो, ये पूरी फैमिली है, सबकी एज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन है तो ह्यूमन ही। ओके, अब होगा क्या पता है कि जैसे पिछले स्लाइड्स के अंदर इनके पास कौन से एट्रीब्यूट्स थे कि इनके पास 4 लेग्स है, बर्ड्स के पास कौन से एट्रीब्यूट्स थे कि इनके पास 2 लेग्स है और 2 विंग्स है। इस तरह ह्यूमन के पास कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो देखो ह्यूमन के पास कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं कि ह्यूमन के पास उसका नाम है, ह्यूमन के पास सिटी है, ह्यूमन के पास जेंडर है, ह्यूमन के पास डेट ऑफ बर्थ है और ह्यूमन के पास उसका प्रोफेशन है। बराबर, हर पर्सन के पास खुद का एक नाम होता है, हर पर्सन की खुद की एक सिटी होती है, हर पर्सन का खुद का एक जेंडर होता है, हर पर्सन के पास खुद का एक डेट ऑफ बर्थ होता है और हर पर्सन के पास उसका खुद का एक प्रोफेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स को दूसरा और एक नाम है प्रॉपर्टीज़ या फिर लाक्षणिकता या फिर गुणधर्म। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आप इसे एट्रीब्यूट्स कहो, आप इसे प्रॉपर्टीज़ कहो, आप इसे गुजराती के अंदर लाक्षणिकता कहो, आप इसे गुणधर्म कहो, सब एक ही है। तो अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पास हमारा नाम है, सिटी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रोफेशन है, तो ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस स्लाइड को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने ह्यूमन नाम का क्लास बनाया, ह्यूमन नाम के क्लास के अंदर मैंने एक इमेज रखी जिसके अंदर टोटली सारे ह्यूमन्स है। इन ह्यूमन्स के पास कुछ एट्रीब्यूट्स है। अब यहाँ पे जितने भी पर्सन है, हर पर्सन के पास अपना एक नाम होगा, फिर चाहे वो कोई छोटा पर्सन हो या कोई बड़ा पर्सन हो। एंड मेन चीज़ क्या कि ये सारे पर्सन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, बराबर। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे पिछली स्लाइड से मैंने कहा था कि एनिमल्स के अंदर ये टोटली सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे टोटल 9 एनिमल्स है, मतलब यहाँ पे टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे टोटल 18 बर्ड्स है, मतलब यहाँ पे टोटल 18 ऑब्जेक्ट्स है। इसी तरह यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल 8 ह्यूमन पर्सनस है, मतलब यहाँ पे टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है। और हर ऑब्जेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास नेम है, हर ऑब्जेक्ट के पास सिटी है, हर ऑब्जेक्ट के पास जेंडर है। इसका मतलब कि क्या है कि टोटली सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स सेम है, इसीलिए तो वो ह्यूमन नाम का क्लास है। जैसे कि यहाँ पे टोटली सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट सेम थे, इसलिए वो एनिमल नाम का क्लास था। यहाँ पे टोटली सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट सेम था, इसीलिए वो बर्ड्स नाम का क्लास था। इसीलिए यहाँ पे भी सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स सेम है, इसीलिए ह्यूमन नाम का क्लास है। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी पर्सन के पास जेंडर नहीं है, या ऐसा तो होगा नहीं किसी पर्सन के पास सिटी नहीं है। सभी के पास एट्रीब्यूट्स इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे ये था ये स्लाइड। आगे और बढ़ते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा नाम आपको दे रहा हूँ ना, वो आपको याद रखने हैं कि ये एट्रीब्यूट्स भी है, ये प्रॉपर्टी भी है, ये लाक्षणिकता भी है और ये गुणधर्म भी है। अगली स्लाइड देखो, मैंने फिर से रिपीट किया। तो क्लास की डेफिनेशन हम लोग हमारे हिसाब से क्या तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज क्लास, तो क्लास की सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। एक समान लाक्षणिकता धरावतो ऑब्जेक्टનો समूह। मतलब ऑब्जेक्टનો समूह मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट का समूह है, पूरा ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। लेकिन उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो लाक्षणिकता है ना, वो एक समान होनी चाहिए, बराबर। खाली एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और सेकंड थिंग क्या कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब वो क्लास कहा जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप तो चाहिए ही, लेकिन प्लस उन सारे ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो सिमिलर होने चाहिए, तब वो एक क्लास कहा जाएगा। जैसे कि देखो, ये एनिमल नाम का क्लास है, तो इन सारे एनिमल्स मतलब क्या, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट्स है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम है कि सभी के पास 4 लेग है। ये उसका एट्रीब्यूट हुआ, तभी तो ये एनिमल नाम का क्लास है। सेकंड थिंग, ये बर्ड नाम का क्लास है। तो यहाँ पे टोटली हर एक बर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और हर बर्ड के पास 2 लेग्स है और 2 विंग्स है। इट मीन्स सभी के एट्रीब्यूट सेम है, तभी तो वो बर्ड नाम का क्लास है। उसी तरह यहाँ पे एक ह्यूमन नाम का क्लास है। इस ह्यूमन की जो जितने एट्रीब्यूट्स है वो सारे ह्यूमन के पास होंगे, सभी के पास नाम होंगे, सभी के पास सिटी होगी, सभी के पास जेंडर होंगे, सभी के पास अपना अपना प्रोफेशन होगा। इसका मतलब कि हर एक ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स दूसरे ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स सेम है। यहाँ पे इसका मतलब कि टोटली सारे ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स इक्वल है, इसीलिए ह्यूमन नाम का क्लास है। इसलिए इसका डेफिनेशन तैयार होता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, दैट्स कॉल्ड अ क्लास। एक समान लाक्षणिकता धरावतो ऑब्जेक्टનો समूह। अगली स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। देखो, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन नाम का क्लास बनाया। ओके, समझना स्लाइड को। यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए। यस, अभी ये पर्सन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, और ये पर्सन भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? 2। तो यहाँ पे एक पर्सन नंबर 1 ये पहला ऑब्जेक्ट है, और पर्सन नंबर 2 ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। और दोनों ऑब्जेक्ट के पास नाम है, दोनों के पास सिटी है, दोनों के पास जेंडर है, दोनों के पास डेट ऑफ बर्थ है, दोनों के पास प्रोफेशन है। इसका मतलब कि बोथ एट्रीब्यूट्स आर सेम।
पर्सन 1 के पास भी नाम है, पर्सन 2 के पास भी नाम है, पर्सन 1 के पास भी सिटी है, पर्सन 2 के पास भी सिटी है, जेंडर पर्सन 1 को भी मिलेगा, जेंडर पर्सन 2 को भी मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ पर्सन 1 की भी है, डेट ऑफ बर्थ पर्सन 2 की भी है, प्रोफेशन पर्सन 1 के पास भी है, प्रोफेशन पर्सन 2 के पास भी है। इट मीन्स क्या कि एट्रीब्यूट्स दोनों के पास है, तभी तो ये ह्यूमन नाम का क्लास है। क्योंकि क्लास की डेफिनेशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट्स तो ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स सेम होने चाहिए, बराबर। तो ये ह्यूमन नाम का क्लास है। रेडी? तो यहाँ पे लिखा है कि बोथ एट्रीब्यूट्स आर सेम, दोनों के एट्रीब्यूट्स सेम है। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों के एट्रीब्यूट्स सेम है। तो ये है ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स। ओके, हमारे एट्रीब्यूट्स 2 लेग्स 2 विंग्स ऐसा सब नहीं आएगा। हमारे एट्रीब्यूट्स में ये सारी चीज़ें आएगी। वो सारे एट्रीब्यूट्स तो एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर आएगा कि एनिमल के अंदर 4 लेग्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर 2 विंग्स और 2 लेग्स होते हैं। इस टाइप के एट्रीब्यूट्स बर्ड्स और एनिमल में आएंगे। हमारे लिए ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं, हमारे लिए एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नेम, सिटी, जेंडर, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स है। ओके, इसे आप एट्रीब्यूट्स बोलो, इसे आप प्रॉपर्टी बोलो, इसे आप लाक्षणिकता बोलो, इसे आप गुणधर्म बोलो, तो भी एक ही है। ओके, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2 पर्सन की बात हो रही है। पर्सन नंबर 1 स्लाइड को समझने की कोशिश करता। ओके, ये थ्योरी बहुत ही इजी है, आप समझोगे तो तभी आप लोगों को अगले चैप्टर जो है जावा के वो समझ में आएंगे। ओके, कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ क्लास, ये पहले आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी आप जब मैं इसको ये सारे एग्जाम्पल्स जब मैं कंप्यूटर से जोड़ूंगा ना, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2, मतलब यहाँ पे टोटल 2 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ओके, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हुआ ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो देखो ये सब पर्सन 1 ऑब्जेक्ट नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स है। ठीक उसी तरह ये सब ऑब्जेक्ट 2 के एट्रीब्यूट्स है। इसका मतलब कि एट्रीब्यूट्स दोनों के सेम है। एट्रीब्यूट्स तो लगभग दोनों के सेम ही होते हैं, ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स सभी के सेम ही होते हैं, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बूढ़ी हो। ह्यूमन में जो भी पर्सन आता होगा उन सभी के एट्रीब्यूट सेम ही होते हैं, ये बात आप सोच लेना। तो देखो, नाम इसके पास भी, नाम इसके पास भी, सिटी इसके पास भी, सिटी इसके पास भी, जेंडर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन प्रोफेशन। तो जितने एट्रीब्यूट्स पर्सन 1 के पास है, सेम उतने एट्रीब्यूट्स पर्सन 2 के पास है। अगर कुछ डिफरेंट है तो पता है क्या? उनकी वैल्यूज समझने की कोशिश करो। एट्रीब्यूट सेम है लेकिन उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पर्सन 1 का नेम, ये उसका एट्रीब्यूट है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? राम। उसी तरह पर्सन 2 नेम इसके पास भी है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? श्याम। मतलब ये पर्सन का नाम राम है और इस पर्सन का नाम श्याम है। मतलब दोनों के नाम अलग अलग है। इसका मतलब कि एट्रीब्यूट भले दोनों के सेम होंगे लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो जो वैल्यू है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वैल्यू या कीमत। ये जो राम है ना, ये नेम की वैल्यू है, सूरत सिटी की वैल्यू है, मेल जेंडर की वैल्यू है, 1/12/88 डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू है, टीचर प्रोफेशन की वैल्यू है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसे आप वैल्यू कहो, कीमत कहो या स्टेट कहो। जैसे कि नेम वेरिएबल है, राम उसकी वैल्यू है, यार नेम एट्रीब्यूट है, राम उसकी वैल्यू है, स्टेट है। इसलिए स्टेट को मैंने अलग से कलर में हाईलाइट किया है, वाइट कलर में, और थोड़ा फॉन्ट बड़ा भी रखा है ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें वैल्यू के नाम से जानी जाती है, स्टेट के नाम से जानी जाती है, कीमत के नाम से जानी जाती है। अब जैसे कि सुनो, सिटी इसकी भी सूरत है, सिटी इसका भी सूरत है, जेंडर ये भी मेल है, जेंडर ये भी मेल है, दोनों तो मेल में ही आएंगे। डेट ऑफ बर्थ इसकी भी 1 दिसंबर 88 है और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी 1 दिसंबर 88 है। इसका प्रोफेशन भी टीचर है, इसका प्रोफेशन भी टीचर है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कुछ वैल्यूज ऐसी है जो 90% सेम है, मतलब लगभग सब सेम ही है। सिर्फ डिफरेंट क्या है पता है? नाम। सिर्फ नाम का डिफरेंट है कि इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो सब सेम ही है। दोनों का सिटी, दोनों का जेंडर, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, दोनों का प्रोफेशन, ये सब कुछ सेम है। डिफरेंट क्या है? सिर्फ दोनों का नाम। इसका नाम राम है तो इसका नाम श्याम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हुए। इसीलिए मैंने बाजू के बॉक्स में हाईलाइट करके लिखा है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। બંને ઓબ્જેક્ટ એકબીજાથી અલગ પડે છે। तो
तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग कैसे हुए? कैसे हुए? क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग है। इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट कब हुआ? जब उसका नाम डिफरेंट हुआ। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट अगर हम लोगों को बताना है तो देखो, एट्रीब्यूट तो सेम ही होंगे लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वैल्यूज डिफरेंट हो गई मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो गया। समझ में आ रहा है आपको? देखो, एट्रीब्यूट तो दोनों के सेम ही होंगे, वो डिफरेंट होने वाली नहीं है, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग सारे ऑप्शन सेम है लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट है, नाम। इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। तो दोनों का नाम अलग होने के कारण यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो गया, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट हो गया। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता, अभी अगली स्लाइड देखो, मान लो अगर रेयर केस में ऐसा होता है, मान लो अगर ऐसा हुआ कि पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों के नाम सेम निकले, तो कि जैसे कि पर्सन 1 का नाम भी राम है और पर्सन 2 का नाम भी राम है। ऐसा हो सकता है ना, एक नाम के दो पर्सन हो सकते हैं। फिर आप तब क्या करोगे? तो क्या वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हुआ? नहीं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो सेम होंगे ही, लेकिन साथ में उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है, जो उसका स्टेट है, जो कीमत है, वो भी डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम है। पहले पर्सन का नाम भी राम, दूसरे पर्सन का भी नाम राम, तो दोनों के नाम राम हो गए। तो यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हुआ ही नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट तो सेम हो गए, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो सेम होने ही होने, लेकिन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए वो भी सेम निकल गई। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो जब दो पर्सन के नाम सेम हो ना, तो आपको कोई दूसरा एट्रीब्यूट देखने का, सिटी। लेकिन हम लोगों ने जब सिटी चेक किया तो पता चला कि सिटी भी सेम निकला। तो सिटी इसका भी सूरत है, इसका भी सूरत है। तो चलो, नाम सही था, नाम सेम था, सिटी भी सेम था, तो हम लोग उसकी कोई तीसरी एट्रीब्यूट चेक करेंगे, जेंडर। अब जेंडर तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों मेल पर्सन है। चलो, ये भी सेम निकला, ये भी सेम निकला। अब करें तो क्या, नाम भी सेम हो गया, सिटी भी सेम हो गया, जेंडर भी सेम हो गया। फिर हम लोग कोई नेक्स्ट एट्रीब्यूट चेक करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया 1 दिसंबर 88, और दूसरे पर्सन का चेक किया तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम निकल गया 1 दिसंबर 88। अब क्या करें, सारी चीज़ें यहाँ पे इक्वल होती जा रही है। फिर लास्ट में हम लोगों ने प्रोफेशन चेक किया कि ये बंदा टीचर है, और सेकंड पर्सन का प्रोफेशन चेक किया, वो भी टीचर है। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, एट्रीब्यूट्स तो सेम होती ही है लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ है वो भी सेम हो गई, और यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट दिखाना है। तो अब कैसे पॉसिबल है ये चीज़? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर डिफरेंट दिखाना है तो कैसे? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट तभी दिख सकता है जब उसकी वैल्यू डिफरेंट हो, लेकिन हमारे इस केस के अंदर तो ऐसा है ही नहीं। इस केस के अंदर दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं है, सेम है। ऐसा हो सकता है, ऐसा रेयर केस में हो सकता है कि दोनों पर्सन्स की इंफॉर्मेशन सेम हो, क्योंकि मैं मनीष नाम का अकेला एकलौता पर्सन नहीं हूँ। मनीष नाम के कितने सारे पर्सन्स पूरे वर्ल्ड में होंगे। मैं एकलौता ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो सूरत में रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मनीष होंगे जो सूरत में रहते होंगे। मैं एकलौता ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो मैं टीचर हूँ, बहुत सारे मनीष नाम के ऐसे पर्सन होंगे जो सूरत में रहते हैं और जो टीचर्स है। मैं एकलौता ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि मेरी बर्थ डेट और उसकी बर्थ डेट सेम हो सकती है। तो ऐसी अगर कंडीशन अगर खड़ी होती है तो ऐसे टाइम पे आपको एक ऑप्शन यूज़ करने का, वो है बिहेवियर। बिहेवियर पता है क्या होता है? हर पर्सन के साथ उसका बिहेवियर कनेक्टेड होता है। ओके, हर पर्सन के साथ उसका बिहेवियर कनेक्ट होता है। जैसे कि बिहेवियर का दूसरा नाम मेथड भी है, ये याद रखना। जैसे कि अभी बिहेवियर क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टडी करना उसका बिहेवियर है, बराबर। अगर कोई टीचर है तो टीचिंग करना ये उसका बिहेवियर है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब हमारा प्रोफेशन जो होता है ना, वो हमारा बिहेवियर होता है। तो हर पर्सन के साथ उसका बिहेवियर लिंक होता है। जितने भी पर्सन होंगे हर पर्सन के पास उसका बिहेवियर कनेक्टेड होता है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर दोनों का प्रोफेशन टीचर होने के कारण दोनों का बिहेवियर भी सेम हो गया। जैसे कि अब ये पर्सन 1 टीचर है तो इसका बिहेवियर क्या हुआ? टीचिंग करना।
सेकंड पर्सन ये भी टीचर है, तो इसका बिहेवियर भी क्या हो गया, टीचिंग करना। अब सवाल ये उठता है कि बिहेवियर के बेस पे इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट करे भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन 100% इक्वल है, एक भी चीज़ डिफरेंट नहीं है जिससे मैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग दिखा सकूं। हम लोगों को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट दिखाना है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमारे ऐसे केस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट नहीं हो पा रहा है। रीज़न, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है, उन एट्रीब्यूट्स का जो स्टेट है, कीमत है, वो भी सेम निकल गई। तो रेयर केस में ऐसा होता है कि जब ऐसी कंडीशन खड़ी हो कि हमारे लगभग सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हो, सेम हो रहे हो, और वहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग नहीं हो रहा होगा, तो फिर आपको ऐसे टाइम पे क्या करने का। इसका मतलब कि इस स्लाइड को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम नॉट डिफरेंट। दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट नहीं है। जैसे कि अगर पिछली स्लाइड की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग था। रीज़न, क्योंकि इसके पास नाम अलग थे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भले सेम हो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भले सेम हो, लेकिन यहाँ पे उसका नाम ही अलग हो गया, मतलब बात खत्म। बाकी सारी चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो गया। फिर बाकी सारी चीज़ें भले ना मैच होती हो, बाकी सारी चीज़ें भले ना सेम होती हो, डजेंट मैटर है, क्योंकि नाम तो अलग हो गया ना। तो इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो गया। लेकिन इस केस में क्या है कि सब कुछ सही है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो मैं अगली स्लाइड में समझाता हूँ। तो हम बिहेवियर की वजह से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या पता है इन फ्यूचर मैंने मेरा प्रोफेशन बदल दिया। पर्सन वन ने क्या किया, अपना प्रोफेशन बदल दिया। फ्यूचर में पर्सन वन ने अपना प्रोफेशन बदल दिया। पर्सन वन टीचर में से हैकर हो गया। समझ में आ रहा है? पहले कौन था पर्सन वन? पहले कौन था? टीचर था। पर्सन वन टीचर था तो उसका बिहेवियर क्या था? टीचिंग करना। सेम पर्सन टू भी कौन था? टीचर था, तो उसका बिहेवियर क्या था? टीचिंग करना। लेकिन जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग नहीं हो रहा है, डिफरेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सन वन का प्रोफेशन हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो पर्सन वन आगे जाके उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, वो हैकर बन गया। और जैसे ही वो हैकर बन गया तो उसका बिहेवियर अपने आप बदल गया, वो टीचिंग में से हैकिंग करने लग गया। पहले वो टीचिंग करता था क्योंकि वो पहले टीचर था, तो टीचिंग करना उसका बिहेवियर था। लेकिन अभी वो हैकर है तो हैकिंग करना उसका बिहेवियर है। लेकिन पर्सन टू अभी भी टीचर ही है और उसका बिहेवियर अभी भी टीचिंग करना ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो गया। इसीलिए यहाँ पे नोट में लिखा है नाउ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। उसकी सारी वैल्यूज़ भले इक्वल हो, लेकिन बिहेवियर इक्वल नहीं है। अभी बिहेवियर इक्वल नहीं है। इसलिए बुक में लिखा हुआ है कि बिहेवियर की वजह से हम लोग अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मेरा बिहेवियर बदल दिया, मैंने हैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मेरी वैल्यू टीचर ही रहेगी? नहीं, मैंने अगर मेरा बिहेवियर बदल दिया तो ये अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि मैं हैकिंग करने लग गया तो अब मैं हैकर कहलाता हूँ। अगर मैंने फिर से टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया तो मैं टीचर कहलाऊँगा। इसका मतलब कि बिहेवियर की वजह से आपकी वैल्यू बदल सकती है। यहाँ पे इस वैल्यू को बदलना डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। जब तक मेरा बिहेवियर हैकिंग करना है, यहाँ पे वैल्यू हैकर रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं मेरा बिहेवियर बदल के टीचिंग कर दूंगा, यहाँ पे मेरी वैल्यू टीचर हो जाएगी। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू बदल सकती है, वो किस पे? बिहेवियर पे। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर आई थिंक 117 पे, वहाँ पे आप पढ़ना फर्स्ट पैराग्राफ के અંદર कि બિહેવિયરના કારણે એટ્રીબ્યુટની વેલ્યુ બદલી શકે છે। मतलब बिहेवियर की वजह से आप अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये सब एट्रीब्यूट्स है। ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब उसकी वैल्यू है, ये उसका स्टेट है, या ये उसकी कीमत है, या फिर हर पर्सन के साथ उसका बिहेवियर कनेक्ट होता है। बिहेवियर का दूसरा नाम मेथड भी है, बराबर? हाँ, तो स्टेट
लेकिन स्टेट मतलब क्या, कीमत, वैल्यू। अगर पहले से ही अगर वैल्यू डिफरेंट है तो कितनी अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, मतलब वैल्यू दोनों की अलग ही है। इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग दिखाने के लिए उसका स्टेट अलग होना चाहिए। स्टेट मतलब अपना ये गुजरात महाराष्ट्र स्टेट इस तरह का स्टेट नहीं है, वैल्यू को भी स्टेट कहा जाता है, बराबर। दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट दिखाने के लिए दोनों का स्टेट डिफरेंट होना चाहिए। मेरा नाम मनीष है, ये मेरा स्टेट है। उसका नाम सुरेश है, वो उसका स्टेट है। उसका नाम रमेश है, वो उसका स्टेट है। इसका मतलब कि रमेश, सुरेश, मनीष, ये तीनों क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि तीनों का स्टेट अलग अलग है। मतलब तीनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट दिखाने के लिए क्या जरूरी था, स्टेट। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद अगली स्लाइड पे जाते हैं। देखो सेम चीज़ अभी मैंने जो समझाई ना आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए ताकि आप और बेटर तरीके से समझ सको। यहाँ पे उन लोगों ने एक पर्सन नाम का क्लास बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे उन लोगों ने पर्सन नाम का क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दो पर्सन लिए गए, एक मेल पर्सन है, एक फीमेल पर्सन है। अब ये उसके एट्रीब्यूट्स है, नेम, एज, सिटी और जेंडर। क्योंकि नेम इसके पास भी होगा, इसके पास भी है, एज दोनों के पास है, सिटी दोनों के पास है, जेंडर दोनों के पास है। तो ये उसके क्या हुए, एट्रीब्यूट्स हुए। और ये उसकी मेथड्स है, इन दोनों के मेथड्स कि ईट मतलब खाना, स्टडी मतलब पढ़ना, स्लीप मतलब सोना, प्ले मतलब खेलना। अब ये जो मेथड्स है वो सिर्फ मेल पर्सन की नहीं है, ये मेथड्स फीमेल पर्सन की भी है। क्योंकि दोनों की मेथड्स सेम है और दोनों के एट्रीब्यूट्स भी सेम है, बराबर। अगर डिफरेंट है तो सिर्फ उनकी वैल्यूज़, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके देखो, नेम, एज, सिटी, जेंडर इसके पास भी है, नेम, एज, सिटी, जेंडर इसके पास भी है। डिफरेंट इतना है कि इसका नेम जॉन है, इसका नाम डेजी है। इसकी एज 35 है, इसकी एज 20 है। ये दिल्ली से बिलोंग करता है, ये पुणे से बिलोंग करती है। इसका मेल है जेंडर, इसका फीमेल है। तो दोनों के एट्रीब्यूट भले ना सेम हुए, लेकिन दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट है। इसका मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हुए और दोनों की मेथड सेम है, क्योंकि वो ह्यूमन में आते हैं। अब ह्यूमन में आएंगे तो मेथड्स तो सेम ही होंगे, बराबर। क्योंकि मेथड्स खाना, पीना, सोना, ये सब दोनों की मेथड्स हुई। तो ये है हमारे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का देखो उन लोगों ने दूसरा और एक नया नाम रखा है, मेंबर। हम लोग एट्रीब्यूट्स को मेंबर्स भी बोलते हैं, डेटा मेंबर्स। ओके, ये याद रखना आप। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है, जिसे हम लोग एट्रीब्यूट्स बोल रहे थे, एट्रीब्यूट्स कहो, प्रॉपर्टीज़ कहो, गुणधर्मों कहो, लाक्षणिकता कहो, तो यहाँ पे उन लोगों ने और एक एक्स्ट्रा नाम दिया, क्या, मेंबर्स। तो ये हमारे मेंबर्स है। सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक व्हीकल नाम का क्लास बनाया उन लोगों ने। अब क्लास का नाम क्या दिया, कार। अभी मॉडल, कलर, ब्रांड तीनों के पास है। मॉडल इसके पास भी है, मॉडल इसके पास भी है, मॉडल इसके पास भी है, कलर तीनों के पास है, ब्रांड तीनों के पास है। तो जैसे देखो ये हमारे मेंबर्स थे एट्रीब्यूट्स, तो ऐसे ये भी इसके मेंबर्स है। देखो लिखा है डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, मतलब इसको आप मेंबर्स कहो, एट्रीब्यूट्स कहो, सेम ही है। अब जैसे कि ह्यूमन के मेथड्स क्या हो सकते हैं, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, खेलना, इस तरह इन तीनों के मेथड्स क्या होंगे, स्पीड और साइज। क्योंकि स्पीड तीनों के पास है और साइज तीनों के पास है। अब तीनों के एट्रीब्यूट्स, तीनों के मेथड्स, तीनों के मेंबर सब सेम है, लेकिन तीनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है। इसका मॉडल ईटी का है, इसका मॉडल XUV 500 है, इसका मॉडल स्विफ्ट है। इसका कलर मरून है, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर रेड है। इसकी ब्रांड मारुति है, इसका ब्रांड महिंद्रा है, इसका ब्रांड मारुति है ना। इसका मतलब कि तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हुए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी देखो, तीनों ऑब्जेक्ट्स है, तीनों की तीनों डॉगी है। ओके, अभी तीनों के पास क्या है, मेंबर। अब यहाँ पे मेंबर की जगह और एक नया वर्ड लिया, देखो फील्ड्स। देखो ब्रीड, साइज, कलर और एज, ये फील्ड्स है, जिसे आप मेंबर भी कहो, प्रॉपर्टी भी कहो, लाक्षणिकता भी कहो, सब सेम ही है। ये देखो एक ना एक चीज़ के बहुत सारे मल्टीपल नाम हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि अभी देखो ये मेंबर्स भी है, तो इसे भी हम लोग मेंबर बोल सकते हैं। इसी हम लोग फील्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे फील्ड्स लिखा है। इसी हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, इसी भी हम लोग एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। तो अब ये फील्ड्स तीनों के पास है, 4 फील्ड्स है, ब्रीड, साइज, कलर, एज। देखो ब्रीड, साइज, कलर, एज, ब्रीड, साइज, कलर, एज, ब्रीड, साइज, कलर, एज, 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग है। तो इसका जो ब्रीड है वो बुलडॉग है, इसका ब्रीड है बीगल है, इसका ब्रीड है जर्मन शेपर्ड। इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज लार्ज है। भले ना तीनों की वैल्यू सेम हो, लेकिन बाकी तो डिफरेंट है ना। इसका कलर लाइट ग्रे है, इसका ऑरेंज है, इसका वाइट एंड ऑरेंज है।
इसकी एज 5 साल की, इसकी एज 6 साल की, इसकी एज 6 साल की है तो तीनों ऑब्जेक्ट ही, डॉग 1 ऑब्जेक्ट, डॉग 2 ऑब्जेक्ट, डॉग 3 ऑब्जेक्ट, लेकिन तीनों के फील्ड सेम है, तीनों के एट्रीब्यूट सेम है, तीनों के मेंबर्स सेम है, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। अभी इनकी मेथड देखो क्या है, जैसे कि ह्यूमन की मेथड क्या थी, खाना पीना पढ़ना सोना खेलना। इसकी मेथड क्या है, इट खाना, रन भागना, स्लीप सोना, नेम, है ना। तो ये सब उसकी मेथड्स हुई। तो ये तीनों इमेज देखने के बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, स्टेट क्या होता है। सेम चीज़ है। अभी ये सारा थ्योरी हम लोग बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। जो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो सारी चीज़ें हमारी बुक में इस एक पैराग्राफ के अंदर आ जाती है। ये पूरा एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी तक आपको इतना सारा थियरी समझा रहा था। जो क्या लिखा है कि दरेक ऑब्जेक्टनी एक अनन्य ओळख होय छे। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एंड आर डिस्टिंग्विशेबल। मतलब हर पर्सन के पास हर ऑब्जेक्ट की एक खुद की पहचान होती है। फिर वो ऑब्जेक्ट चाहे कोई चीज़ हो या कोई ऑब्जेक्ट वो पर्सन हो, हर ऑब्जेक्ट की खुद की एक पहचान होती है। जैसे कि मेरा मॉनिटर ये एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक नाम है कि वो मॉनिटर है। क्योंकि मेरा कीबोर्ड ये एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक नाम है कीबोर्ड। जैसे कि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरा एक नाम है मनीष। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की एक पहचान होती है। तो દરેક ઓબ્જેક્ટની એક અનન્ય ઓળખ હોય છે અને દરેક ऑब्जेक्टને એકબીજાથી अलग ઓળખી શકાય છે। यस, हर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग नाम से पहचाना जाता है। तो वही लिखा हुआ है। ओके, जैसे कि उदाहरण तरीके दरेक व्यक्तिने नाम होय छे, शहर होय छे, जाति होय छे, जन्म तारीख होय छे, व्यवसाय होय छे। आ बधी ज शुं छे एनी लाक्षणिकताओ धरावे छे। दरेक व्यक्ति नाम, शहर, जाति, जन्म तारीख और व्यवसाय जेवी लाक्षणिकताओं धरावे छे। मैंने आपको पहले कहा ये सब हमारी लाक्षणिकता है, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स है, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन हैज़ कैरेक्टराइज लाइक नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके, ऑब्जेक्ट आधारित परिभाषाમાં આવા લક્ષણો प्रॉपर्टी अथवा एट्रीब्यूट तरीके ओळखाय छे। समझ में आया? मतलब जो हमारे पास नाम, शहर, जाति, जन्म तारीख, व्यवसाय होता है ना, उसे हम लोग गुजराती के अंदर लाक्षणिकता बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर इसको प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कहा जाता है। जो मैंने आपको पिछली साइड में समझाया कि आप प्रॉपर्टी कहो, एट्रीब्यूट कहो या लाक्षणिकता कहो, सब सेम ही है, बराबर। तो सिटी, जेंडर, बर्थ डेट ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज अ कैरेक्टराइज आर नॉन एज प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। आगे लिखा हुआ है कि जेने अपने गुणधर्म के संबंधित गुणधर्म हम कही શકીએ છીએ। मैंने आपको वो भी बताया जिसे हम लोग गुणधर्म भी बोल सकते हैं या फिर उसके रिलेटेड गुणधर्म भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने बीजा व्यक्ति थी अलग पाड़वा माटे, एक व्यक्ति ने बीजा व्यक्ति थी अलग पाड़वा माटे मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग दिखाने के लिए આપણે તેની લાક્ષણિકતાની કિંમતનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। लाक्षणिकता का नहीं, लाक्षणिकतानी किंमतનો उपयोग કરી શકીએ છીએ। थ्योरी को समझो क्या लिखा है, मेरा माउस का पॉइंटर देखो। एक व्यक्ति ने बीजा व्यक्ति थी अलग पाड़वा माटे मतलब यहाँ पे कितने व्यक्ति की बात हो रही है, 2। और हम लोगों को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाना है तो दोनों व्यक्ति के पास तो लाक्षणिकता होगी। और मैंने क्या बोला, लाक्षणिकता तो सबकी सेम ही होती है, डिफरेंट क्या होता है उसकी वैल्यू, उसका स्टेट, उसकी कीमत। तो अगर दोनों की वैल्यू अगर डिफरेंट हुई तो जाहिर सी बात है दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति ने बीजा व्यक्तिથી अलग પાડવા માટે આપણે તેની લાક્ષણિકતાની કિંમતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। રામ અને શ્યામ નામ બે अलग अलग વ્યક્તિઓની ઓળખ આપે છે। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूनिकली डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टराइज। हम लोग वैल्यू का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट दिखाने के लिए, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो हम लोग यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो सेम ही होते हैं। तो डिफरेंट क्या होता है, उनकी वैल्यूज़। जैसे कि द नेम्स राम एंड श्याम स्पेसिफाई टू डिफरेंट पर्सन। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है राम અને શ્યામ નામ બે अलग अलग વ્યક્તિઓની ઓળખ આપે છે। પણ જ્યારે બે વ્યક્તિઓના નામ એક જ હોય તો જ્યારે બે વ્યક્તિઓના નામ એક જ હોય ત્યારે જન્મ તારીખ જેવી अन्य लाक्षणिकताના મદદથી આપણે તેને अलग પાડી શકીએ છીએ। मैंने आपको पहले बोला अगर नाम सेम है तो दूसरे एट्रीब्यूट देखो, सिटी भी सेम निकली तो तीसरा एट्रीब्यूट देखो जेंडर, जेंडर तो सेम ही होगा, जेंडर भी सेम निकला तो उसके आगे का देखो डेट ऑफ बर्थ, वो भी सेम निकला तो उसके आगे का देखो प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? वही लिखा है यहाँ पे कि
व्हेन टू पर्सन्स हैव अ सेम नेम, जब दो पर्सन्स के सेम नाम होंगे तो दे मे बी डिस्टिंग्विश यूजिंग अदर एट्रीब्यूट लाइक बर्थ डेट। मतलब आप दूसरा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो उसको डिफरेंट दिखाने के लिए। हमें कुछ भी करके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट दिखाना है बस। ओके, लाइक बर्थ डेट। ઇન ધીસ વે, ઓકે, જન્મ તારીખ જેવી લાક્ષણિકતાઓ મદદથી આપણે તેને અલગ પાડી શકીએ છીએ। આ રીતે ઓબ્જેક્ટને ઓળખવા માટે, ધ્યાન से सुनना, આ રીતે ઓબ્જેક્ટને ઓળખવા માટે આપણે આ લાક્ષણિકતાની કિંમત વાપરીએ છીએ। લાક્ષણિકતાની કિંમત વાપરીએ છીએ, આ કિંમતો સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય છે। આ ઉપરાંત ऑब्जेक्ट સાથે बिहेवियर પણ સંકળાયેલો હોય છે। जो हमारी जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया था स्लाइड के अंदर, मैंने स्टेट को वाइट कलर में हाईलाइट किया था और उसकी साइज बड़ी रखी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ लाक्षणिकताओनी किंमत, आ लाक्षणिकताओनी किंमत स्टेट तरीके ओळखाय छे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया, वेन वैल्यू दिस कैरेक्टर नाम राम श्याम, ओके, बर्थ डेट, इन दिस वे टू आइडेंटिफाई। देखो यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वी यूज द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड स्टेट। ओके, एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है उसको स्टेट नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि हर पर्सन के साथ, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका बिहेवियर लिंक होता है, कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे लिखा है आ उपरांत ऑब्जेक्ट साथे बिहेवियर संकળાયેલ હોય છે। ओके, एडिशनली देयर इज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट। उदाहरण तरीके व्यक्ति जन्म ले छे, नाम मेळवे छे, स्थान बदले छे, आ बिहेवियर मेथड तरीके पण ओळखाय छे। मतलब बिहेवियर का दूसरा और एक नाम क्या हुआ? मेथड, जो मैंने आपको स्लाइड में समझाया था। ओके, बिहेवियर जैसे कि टीचिंग करना, ये मेरा बिहेवियर है। टीचिंग करना ये मेरा मेथड है। तो टीचिंग करना ये बिहेवियर है जो मेरे से कनेक्टेड है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करना ये आपका बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर आपसे लिंक है, कनेक्टेड है। तो आप उसको मेथड भी बोल सकते हो कि स्टडी करना ये आपकी मेथड है, स्टडी करना ये आपका बिहेवियर है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, कि जैसे कि बिहेवियर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पर्सन टेक्स बर्थ, गेट नेम, चेंजेस लोकेशन, द बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज मेथड। मतलब बिहेवियर का ही दूसरा नाम क्या है? मेथड है। ओके, तो ये याद रखना। तो हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, बराबर, हम क्या है, हमारा स्टेट, मतलब मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मनीष, तो मनीष मेरा स्टेट है। आने ते शू करे छे, मतलब मैं क्या करता हूँ, तो मैं टीचिंग करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। मेरे पास मेरा नाम है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो मेरा नाम क्या है? मनीष, तो मनीष मेरा स्टेट है। और मैं क्या करता हूँ? तो टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग करना मेरा बिहेवियर है। बस वही लिखा है, क्या? आइडेंटिटी, ओके, स्टेट एंड बिहेवियर। तो बस ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो, ओके, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंगમાં ઓબ્જેક્ટનું વર્ણન કરતી જુદી જુદી લાક્ષણિકતાઓને ડેટા ફિલ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને ઓબ્જેક્ટ સાથે સંકળાયેલ વિવિધ ડેટા એટ્રીબ્યુટને બિહેવિયરને મેથડને મેમ્બર તરીકે પણ ओळखવામાં આવે છે। देखो मैंने आपको समझाया था एक स्लाइड के अंदर, मैं दिखाता हूँ, फिर से पीछे जाता हूँ मैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, इसे हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं। देखो, इसके हम लोग एट्रीब्यूट तो बोलते ही है, इसे हम लोग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसे हम लोग लाक्षणिकता भी बोलते हैं, इसको हम लोग मेंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। तो देखो, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारी लाक्षणिकता है, ये हमारे मेंबर्स है, ये हमारे फील्ड्स है। तो ये सब सेम ही है। तो देखो यहाँ पे फील्ड एंड मेंबर, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। देखो, डेटा फील्ड एंड मेंबर। Okay, in object oriented programming, attributes that describe the object are also referred to as a data field. The data attributes and behavioral methods associated with an object are collectively referred to as its member or feature. Okay, अब ये देखो सेकंड पैराग्राफ क्या है वो समझते हैं। જ્યારે આપણે કોઈ સોફ્ટવેર વિનિયોગની રચના કરીએ છીએ, जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी, जब हम विनियोग मतलब क्या, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मान लो अगर मैं स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो स्कूल के सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स कौन होगा? स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स होगा, उसकी स्टडी होगी, टीचर्स होंगे, क्लास होंगे। तो ये सब मेरे क्या हुए? ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसा मेरा सॉफ्टवेयर वैसे मेरे ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच होने चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंगलेस नहीं।
आप जैसा सॉफ्टवेयर बनाओगे आपके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही आपके ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर कुछ और है और उसके अंदर यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स कुछ और है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि જ્યારે આપણે કોઈ સોફ્ટવેર વિનિયોગની રચના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જે ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરીએ તે વિનિયોગ માટે અર્થપૂર્ણ હોવા જોઈએ, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा वो ऑब्जेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर के साथ मैच होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। यहाँ पे पढ़ो, व्हेन वी डिजाइन फॉर एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स टू बी कंसीडर शुड बी मीनिंगफुल टू द एप्लीकेशन, हमारे ऑब्जेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मैच होने चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा मीनिंगफुल नहीं होना, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए कि मेरा सॉफ्टवेयर कुछ और बता रहा है और सॉफ्टवेयर के अंदर के ऑब्जेक्ट्स कुछ और है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण तरीके रेलवे आरक्षण विनियोग माटे, मान लो अगर मैं ट्रेन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो ट्रेन, प्रवासी, टिकट, स्टेशन, ये सब ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या होंगे, योग्य, मतलब ये मेरे लिए वैलिड होंगे। पण कार, कम्प्यूटर, घड़ियाल जेवा ऑब्जेक्ट आ विनियोग माटे असंगत है। डेफिनेटली अगर मैं ट्रेन के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ट्रेन हो गई, पैसेंजर्स होंगे, टिकट होंगे, स्टेशन होंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं ट्रेन के सॉफ्टवेयर के साथ क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए ठीक है, वैलिड है। लेकिन कार, कंप्यूटर, घड़ियाल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनका कोई लेने देना नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल इन रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन, अगर मैं रेलवे रिजर्वेशन का एप्लीकेशन बनाता हूँ तो उसके अंदर मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स आर, कौन से मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेन, पैसेंजर, टिकट और स्टेशन, ये सब मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स है। बट ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, कंप्यूटर एंड वॉच मे बी इरिलेवेंट हेयर, मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा सॉफ्टवेयर के साथ। तो वही मैंने इमेज के साथ समझाने की कोशिश की है। जैसे कि अभी ये इमेज देखो, यहाँ पे ट्रेन भी है, यहाँ पे स्टेशन भी है, यहाँ पे पैसेंजर भी है, बराबर। तो अगर मैं ट्रेन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो ट्रेन, पैसेंजर, टिकट एंड स्टेशन ये सब वैलिड ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए उसके आगे मैंने राइट का टिक मार्क किया हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो परफेक्ट है, जो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ मैच होते हैं, इनका कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन है। लेकिन कार, कंप्यूटर और वॉच ये ऑब्जेक्ट क्या है, मीनिंगलेस है, इनका इस सॉफ्टवेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर के साथ मैच नहीं होते। इसका मतलब कि क्या है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, तो आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच हो। ओके, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसका मीनिंग फुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्लास? क्लास का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। देखो ये पूरा बॉक्स मैंने वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ये आपको लाइन में समझा चुका हूँ। एक समान लाक्षणिकता धरावतो ऑब्जेक्टનો समूह, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है एंड और सारे ऑब्जेक्ट्स की जो एट्रीब्यूट्स है वो सिमिलर है, डेट्स कॉल्ड अ क्लास। तो देखो क्लास का डेफिनेशन हमारे बुक में दिया हुआ है। क्लास ए समान लक्षणों धरावतो बहुविध ऑब्जेक्टનું एक टेम्पलेट है, सिर्फ एक टेम्पलेट है, लेकिन बहुविध ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं, बहुविध, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट की जो लाक्षणिकता है वो सब क्या है, एक समान है। यहाँ पे लिखा है क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स, मतलब उसके फीचर्स सिमिलर है, डेट्स कॉल्ड क्लास। एक જ ક્લાસના જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટ સિમેન્ટિક હેતુ એક સરખો જ હોય છે। આ રીતે ક્લાસ એક કોઈ ચોક્કસ ઓબ્જેક્ટની જૂથની બધી જ સમાન લાક્ષણિકતાઓ સમાવેશ કરવા માટેનો એક સર્વસાધારણ ખ્યાલ છે। यस, जूथ मतलब क्या, पूरा एक ग्रुप है, ऑब्जेक्ट का पूरा एक ग्रुप है जिसकी लाक्षणिकताएं क्या है, समान है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। Objects in the same class share a common semantic purpose. Thus, class is a general concept used to embody all the common features of a particular set of objects. अब ये इमेज देखो, ये इमेज आपकी बुक के अंदर से मैंने कॉपी की है, ये इमेज हमारे बुक के अंदर भी है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पर्सन नाम का क्लास बनाया हुआ है। पर्सन मतलब ये ह्यूमन ही हुआ। अभी अगर पर्सन नाम का क्लास बनाया तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं,
पर्सन के पास क्या क्या होता है, पर्सन के पास नाम होता है, पर्सन के पास सिटी होती है, पर्सन के पास जेंडर होता है, बर्थ डेट होता है, प्रोफेशन होता है। तो ये सब क्या हुए, ये एट्रीब्यूट्स हुए। ये इसको एट्रीब्यूट्स बोलो, इसको आप प्रॉपर्टी बोलो, इसको गुजराती के अंदर आप लाक्षणिकता बोलो, इसको आप मेंबर्स बोलो, इसको आप फील्ड्स बोलो। अभी इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके उसमें से हम लोगों ने 5 ऑब्जेक्ट बनाए। ये टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे हर एक पर्सन अपने आप में कौन है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट्स तो सेम है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स पांचों के ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिफरेंट है, सबकी स्टेट अलग है। इसका नाम मिसेस दाना है, इसका नाम प्रोफेसर श्याम है, इसका मिस्टर अभय है, इसका नाम बीना है, इसका नाम मीरा है। ये सिटी राजकोट से बिलोंग करती है, ये अहमदाबाद से, ये द्वारका, ये सूरत, ये वडोदरा। ये फीमेल है, ये मेल है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है। इसकी बर्थ डेट लिखा है 9/9/92, इसकी 75, इसकी 90। हाँ, इसका प्रोफेशन प्लेयर है, इसका प्रोफेशन प्रोफेसर है, इसका प्रोफेशन स्टूडेंट है, इसका प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, इसका डॉक्टर है। मतलब सभी की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हुआ, अलग हुआ, बराबर। लेकिन है तो ये पूरा का पूरा पर्सन नाम का ही क्लास। क्या इसके अंदर कोई ऐसा कोई पर्सन है या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो? नहीं, सभी के एट्रीब्यूट सेम है। तो जब एट्रीब्यूट सेम होंगे तो डेफिनेटली वो क्लास कौन सा होगा, पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने हमारे चैप्टर के 2 पेज ख़त्म किए, पेज नंबर 116 एंड पेज नंबर 117। ओके, उसके बाद आगे के जो 2 पेज है 118 और 119 ये कैंसिल है। मैंने आपको थियरी में समझाया था, कल या आज की थियरी में मैंने आपको समझाया था कि हमारी सिलेबस थोड़ा बहुत कट आउट हुआ है, उसमें से 2 पेज कैंसिल किए गए हैं। ओके, क्लास डायग्राम का जो टॉपिक है वो कैंसिल किया गया है। मैं पेज नंबर भी आपको बोल रहा हूँ, पेज नंबर 118 और 119। ओके, 118 और 119 ये दोनों पेज कैंसिल है, इसलिए इन दोनों पेज के ऊपर से मैं कोई टॉपिक नहीं चलाऊँगा। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें सीधा डायरेक्ट पेज नंबर 120 का टॉपिक में चलाने वाला हूँ। ओके, 120 पेज नंबर 120 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। तो बहुत ही जल्द हम अगले लेक्चर में आते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।